दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज हम कल तक की हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा था। ज्योग्राफी में हम लोगों ने पड़ोसी देश पढ़े थे। और जबकि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट में हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो चारों सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे, सभी के रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर परीक्षा में, अगर वो सिलेबस में है तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको इसको अच्छे से पढ़ के रहना। कुछ हमारे जो तैयारी हम लोग करते हैं हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में ऐसे कुछ कोर टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो वो उनका ये रहता है कि वो हर पेपर में आने की पूरी पूरी उम्मीद रखते हैं, उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ज़रूर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जब हड़प्पा सभ्यता थी तो वो कब प्रकाश में आई, उसको कौन लेकर आया, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, इसकी जानकारी की हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होती है 1826 से। 1826 में एक हमारा विदेशी होता है चार्ल्स मैनसन। चार्ल्स मैनसन हमारे हड़प्पा टीले में सबसे पहले आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये कुछ एक ऐसा नगरीकरण या ऐसी एक हमारी सभ्यता है, उस बारे में सबसे पहले जानकारी हमारे जो चार्ल्स मैनसन है उनको होती है 1826 में। लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा इन्होंने नहीं किया था इसके पीछे बहुत खोज नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई पुरातत्व विभाग नहीं था, कोई भी हमारी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिनसे हमें इसके आगे इसकी खोज की जाए या इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए। और उनकी बातों को भी किसी ने इतने मतलब ध्यान से नहीं सुना, गौर से नहीं लिया, क्योंकि उस समय का आप देख रहे हैं 1826 की बात है, तो भारत में क्या ही चल रहा था। तो भारत के बारे में तो कोई इतना उसके भले के बारे में या उसकी ऐसी चीज़ों के बारे में कि वो बाहर प्रकाश में आए तो उसकी सभ्यता संस्कृति लोग जाने, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट कैसे है, क्यों है, ये तो मतलब भारत का नाम हो कि हाँ ये यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, इतनी सुविधाएँ थी या इतना नॉलेज था हमारे भारतीयों में, तो ये सब तो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे। तो इस वजह से इन्होंने आगे इसको नहीं बढ़ाया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, नैरेटिव ऑफ फर्नीस। इसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया, जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, नैरेटिव्स ऑफ जर्नीज़। और नैरेटिव ऑफ जर्नीज़ में इन्होंने इस चीज़ का उल्लेख किया था कि हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरीके की संस्कृति या सभ्यता देखने को पाई गई है। तो इनकी पुस्तक का नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नीज़। ये आपको याद रखना है। 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैनसन ने इस जगह का पता लगाया था। उसके बाद समय बीतता गया। देखिए 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको पुरातत्व विभाग का प्रणेता कहा जाता है, तो ये आए। इन्होंने वर्ष 1853 में कनिंघम ने इस क्षेत्र का दौरा किया और यहाँ से कुछ वस्तुएं प्राप्त की। लेकिन इन्होंने यहाँ दौरा किया, वस्तुएं तो प्राप्त की, लेकिन उसके बारे में इन्होंने आगे कुछ भी इतना आगे इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया या इसकी जानकारी बहुत ही अच्छे एक दौरे पर नहीं किया गया। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके बारे में खोज इन्होंने नहीं की, बस कुछ वस्तुएं प्राप्त की और वो उसको इतना ध्यान नहीं दिया गया, या कहते हैं इसको इतना लाइट ही दिया गया कि इस पर कोई भी खोज या अन्वेषण नहीं किया गया। फिर बात आती है 1856 की। कहाँ से शुरू हुई थी? 1826 से शुरू हुई थी, 1853 और फिर 1856। 56 में ब्रेंटन भाई थे, तो उस समय काम क्या चल रहा था? उस समय हमारा जो हमारे भारत में वायसराय था वो लॉर्ड डलहौजी था। तो उस समय क्या हो रहा था काम, जो रेलवे ट्रैक होते हैं वो बिछाए जा रहे थे। तो वहाँ पे 1856 में कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई। उस समय ईंटों की कमी हो गई। ईंटों की कमी के कारण ब्रेंटन भाइयों ने हड़प्पा की खुदाई करवाई, जिससे इस सभ्यता के विषय में आंशिक रूप से प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई। मतलब कि टीले सभी को दिख रहे थे, चीज़ें वहाँ से मिल रही थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी खोज नहीं करना चाह रहा था, कोई भी वहाँ पे खुदाई नहीं करवाना चाह रहा था, इतना बड़ा काम कोई भी नहीं करना चाह रहा था। इसलिए यहाँ से तो इसकी जो 26 और 53 है, यहाँ से इसके बारे में बहुत निम्न स्तरीय जानकारी प्राप्त हुई। कुछ भी अच्छा सा वहाँ पे इसके बारे में प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब 1856 में रेलवे लाइन बिछ रही थी, तब इन्होंने वहाँ पे जब ईंटों की कमी हुई तो ईंटें देखी गई कि यहाँ पे बड़ी बड़ी ईंटें हैं और अच्छी ईंटें हैं, तो इन ईंटों को ही इन्होंने तोड़ के अपनी रेलवे लाइन में बिछा लिया। लेकिन उसके बारे में मतलब ये जताया गया यहाँ पर कि हो सकता है ये कोई बौद्ध स्तंभ हो या गौतम बुद्ध का से रिलेटेड कोई जगह हो, बस इतना कहकर छोड़ दिया गया था वहाँ पर। फिर 1861 आया। 1861 में आपको पता है 1857 की क्रांति, उसके बाद में जो बदलाव हुए वो सभी को पता है। तो 1861 आया। 1861 में जो कैनिंग आया, इस समय वायसराय कैनिंग थे, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो 1861 में कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई कब और किसने की? तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 में हुई थी और ये कैनिंग ने इसकी शुरुआत की थी। और कनिंघम के नेतृत्व में अस्थायी रूप से भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। जो 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी वो अस्थायी रूप से की गई थी, इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। हमने क्वेश्चन पढ़ा था भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक, और एक ये है भारतीय पुरातत्व विभाग
भारतीय पुरातत्व का जनक, इन दोनों में अंतर है। प्रागैतिहासिक में रॉबर्ट ब्रूसफुट आते हैं और कनिंघम को, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। फिर यहाँ से आगे बढ़ती है कहानी इसकी और 1905 आ जाता है। 1905 में कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी रूप दे दिया। कर्जन ने काम किए थे कुछ अच्छे, तो उन्होंने एक अच्छा ये भी काम किया था कि जो हमारा अस्थायी भारतीय पुरातत्व विभाग है उसको इन्होंने स्थायी रूप दे दिया था। तो उसके आगे बढ़ते हैं 1921 में। अब बात आप सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँची है, कितना बड़ा समय लगा है, कितना ज़्यादा समय लगा है, जब हम अपने इस एक जो मिट्टी के टीलों के नीचे एक छुपी संस्कृति, एक सभ्यता थी, उसको खोजने में, उसको प्रकाश में लाने में 100 साल लग गए। कहाँ बात शुरू हुई थी 1826 से, चार्ल्स मैनसन से, और कहाँ अब हम आ गए हैं 1921 में मार्शल पे। लगभग 100 साल हो गए हमारे इस जो सभ्यता और संस्कृति थी हड़प्पा सभ्यता की, इसको बाहर लाने में, उसको प्रकाश में लाने में। सोचिए आप कितना वर्ष लगे। वर्ष 1921 में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक बने। अब उस समय कौन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे? जॉन मार्शल, 1921 में। और इन्हीं के निर्देशन में वर्ष 1921 में दयाराम साहनी, सभी को पता है ये चीज़ें, और हड़प्पा 1922 में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा, और 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई। निर्देशन में किसके? मार्शल, जॉन मार्शल के निर्देशन में। क्वेश्चन पूछता है खुदाई किसने करवाई, तो आपको दयाराम साहनी हड़प्पा के लिए और 1922 में राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के लिए याद रखना है। लेकिन जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसके निर्देशन में कराई गई, तब आप जॉन मार्शल का नाम वहाँ पर बताएं। अब बात कर लेते हैं सभ्यता के नामकरण की। अब एक टीला दिखाई दिया था, एक जगह दिखाई दी थी, कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जैसे मेंसन को, ब्रंटन भाइयों को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ये सब चीज़ें प्राप्त हुई थी। लेकिन ये तो नहीं पता था कि इसका नाम क्या है, क्या यहाँ पे इस जगह का नाम था, कैसे लोग अपने इस जगह के नाम को एक दूसरे से व्यापार करने में या अपनी चीज़ें इधर उधर भेजने में या कैसे क्या प्रयोग करते थे, इन सब चीज़ों का पता तो तब चला ना जब इसकी खुदाई और धीरे धीरे चीज़ें बाहर आने लगी। तो इसका नामकरण कैसे रखा जाता है, कैसे किया गया, ये हम देखते हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता का नामकरण उसके सर्वप्रथम खोजे गए स्थल के रूप में के नाम पर ही किया जाता है। तो इस सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हमारा हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता को हमने क्या कहा? हड़प्पा सभ्यता कहा। तो हड़प्पा सभ्यता कहने के पीछे एक सबसे बड़ा एक हमें कारण ये नज़र आता है कि ये हमारी रीत है कि जिस स्थान को सबसे पहले खोजेंगे उसी के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण किया जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता जो स्थान था वो सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम लोग बोलते हैं, क्योंकि शुरुआत में ऐसा माना जाता था कि ये सभ्यता केवल सिंधु नदी के आसपास ही सीमित रही, तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। लेकिन ये सच नहीं था, किंतु वर्तमान में यह नाम उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यदि नदी घाटी के आधार पर इस सभ्यता को देखा जाए तो इस सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल, लगभग 1100 स्थल सरस्वती नदी घाटी में स्थित है। सरस्वती नदी घाटी घग्गर हाकरा इस समय बोला जाता है उस स्थान को। अब तो सरस्वती नदी घाटी जो थी वो सिंधु और गंगा के बीच में थी, जो उसके बीच का मैदान था, तो वो सूख गई है, वहाँ पर कुछ नहीं है। इसीलिए कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे क्या कहा गया? सरस्वती सभ्यता का नाम भी दिया गया। तो कितने नाम इसके हमें पता चले हैं? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। विश्व की पहली सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इस सभ्यता के अंतर्गत कितने देश आते थे? 6 से हम लोग याद रखेंगे, सीरिया, इराक और तुर्की। पूर्वी सीरिया, इराक का सर्वाधिक भूभाग, दक्षिणी इराक, पूर्वी तुर्की का क्षेत्र इसमें शामिल था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। तब ऐसा होता था कि नदियों के आसपास लोग इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ से हमें बहुत सी चीज़ें मिल जाती थी। सबसे मेन चीज़ होती जीवन जीने के लिए पानी, और पानी की ज़रूरत सिर्फ जीवन पीने के लिए नहीं, हर कामों के लिए होती है। इसीलिए नदियों के किनारे ये सभ्यताएं विकसित हुई थी। इसीलिए उस नदियों के आसपास विकसित होने के कारण उनको उसी नदी का नाम दे दिया जाता था। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दजला फरात नदियों के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। इसके अलावा तब तो नल थे नहीं, मोटर था नहीं, समर था नहीं कि जहाँ भी पाएंगे वहाँ पानी ले लेंगे। नदी के पास में थोड़ा सा गड्ढा किया, हमें पानी मिल जाता था आसानी से, इसलिए वो लोग अपना नदियों के आसपास ही रहते थे। विश्व की दूसरी सबसे प्राचीन सभ्यता नील नदी के किनारे जो मिस्र में विकसित हुई थी, और इसके बाद हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। जैसा कि लिपि के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो लिपि का आविष्कार या प्रचलन वहीं से हुआ जहाँ से सभ्यता की शुरुआत हुई। अर्थात मतलब लिपि का आविष्कार का श्रेय जो है वो सुमेरियन को यानी मेसोपोटामियाई को दिया जाता है। व्यापार वाणिज्य के प्रचलन ने लेखन कला के विकास में योगदान दिया। जैसे कभी हम कोई चीज़ ऐसे घर बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आपस में आदान प्रदान लेन देन नहीं होगा, तो हमें किसी लिपि की ज़रूरत या किसी चिन्ह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना, हमें किसी को कुछ देना ही नहीं है, तो किसी भी मतलब वजन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। जब हम अन्य देशों से, अन्य राज्यों से व्यापार करते हैं तो अपने यहाँ के कुछ हमें टैग होते हैं, कुछ हमारी भाषा होती है, उनका आदान प्रदान किया जाता है। तो उसी हिसाब से हम समझ पाएंगे ना कि ये चीज़ किस देश से आई है या किस राज्य से आई हुई है। तो जब व्यापार और वाणिज्य शुरू हुआ तब लिपि का भी वहाँ पर आविष्कार हुआ। इसी प्रकार लिपि का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में भी दिखाई देता है, किंतु दोनों में अंतर यह है कि मेसोपोटामिया लिपि जो है उसको पढ़ लिया गया है, लेकिन हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। कोई भी हड़प्पाई लिपि को अभी पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि हड़प्पाई लिपि के अक्षरों में
के स्वरूप में समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे कि तैसे ही वो रहे। विशेषताएं क्या है हड़प्पा सभ्यता की, ये समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता को आदि इतिहास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्यों शामिल किया जाता है आदि इतिहास के अंतर्गत? क्योंकि भाई इसमें जो भी हमें चीज़ें मिली हैं उनको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले, और जो भी हमें चिन्ह मिले हैं उनको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता को एक अनुमान परक सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहीं से कांसा भाई तांबा और टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता है। इस सभ्यता का विस्तार वर्तमान के 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, 3 जगह इसका विस्तार हुआ था। आपको ये बात याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता किन 3 देशों में फैली थी। देश तो बाद में बटे हैं ना, ये तो पहले से थी सभ्यता। तब ये तो किसी को नहीं पता था कि ये हमारा अफगानिस्तान हो जाएगा, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये भारत हो जाएगा। तो इन तीनों देशों में हमारे जो हड़प्पा सभ्यता है उसके स्थल पाए गए हैं। इसीलिए हम इस चीज़ का दावा करते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जबकि वर्तमान में ये क्या हो गया है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। क्षेत्रफल याद रखना है, कितना क्षेत्र था पहले, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, और अब कितना हुआ है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की संयुक्त सभ्यता की 12 से 12 गुना बड़ी थी। मतलब सबसे बड़ी सभ्यता हमारी थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को स्वदेशी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में अभी तक खोजे गए 1500 स्थलों में से अधिकांश स्थल यानी 925 स्थल भारत में ही खोजे गए हैं, इसीलिए इसको स्वदेशी सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता को एक मिश्रित सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 4 प्रजातियों के अवशेष मिले। देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे, यहाँ पे सबसे पहले आने वाले थे जो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे। जो सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक प्रजाति आई है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थी, ठीक है। मेडिटेरियन यहाँ पे निवास करती थी, या इनके जन्मदाता थे मेडिटेरियन। मंगोलाइट भी आई है, अल्पाइन भी आई है। अब देखिए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम आने वाले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के लोग ही थे, जबकि सबसे अधिक संख्या में मेडिटेरियन या भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोगों की थी। मतलब सबसे ज़्यादा संख्या पाएँ तो मेडिटेरियन की थी, और सबसे पहला पूछा जाता है तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति थी। हड़प्पा सभ्यता को एक नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी घाटी, याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, पता चले सिंधु घाटी सभ्यता ही टिक करके आ जाए। सबसे ज़्यादा स्थल हमारे कहाँ प्राप्त हुए हैं, सरस्वती नदी घाटी, या अब प्रेजेंट में घग्गर हाकरा घाटी भी बोले जाते हैं। अब ये कुछ स्थान हैं जो नदियों के किनारे स्थित हैं, इनको आपको याद कर लेना है। इनका स्क्रीनशॉट आप चाहे ले लीजिएगा और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सी जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है। जैसे हड़प्पा स्थल है वो कहाँ है, रावी नदी के बाएं किनारे पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु के दाएं किनारे पर, चनहुदड़ो सिंधु के बाएं पर है। रोपड़ सतलज नदी पे है। लोथल भोगवा नदी पर। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्या है, भोगवा नदी। एक चीज़ यहाँ जरूर याद रखना, जो चनहुदड़ो है यहाँ पे झोंकर झाकर संस्कृति इसके बाद आई थी, झोंकर और झांगर संस्कृति। ये क्वेश्चन एल ग्रेड में आया और मेरे से गलत हुआ, मैं इसको कभी नहीं भूल सकती हूँ। इसीलिए आपको याद रखना है कि चनहुदड़ों के बाद में यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बाद में एक संस्कृति आई थी, झोंकर झांगर संस्कृति। और आपको लोथल याद रखना है, रंगपुर भादल नदी, कालीबंगा याद रखना है, गंगा नदी में, हरियाणा रंगोई नदी पे है। आलमगीरपुर यूपी से तो कोई भी चीज़ है, स्थल है, कुछ भी है, उसको छोड़ना ही नहीं है। उसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है कि आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर राष्ट्र नदी पर है। मांडा चेनाब नदी पर है। दायमाबाद प्रवरा नदी पर है, सबसे दक्षिणी स्थल है। सुतका को हमारा कहाँ है, शादीखोर नदी पर है। तो ये स्थल है कुछ, इनको आप मतलब याद कर लीजिएगा, याद ही कर लीजिएगा, इनसे पूछा जाता है, खुद पूछी जाती है और नदियाँ पूछी जाती हैं, तो आप ये याद कर लीजिएगा। आज हमने सिंधु सभ्यता नदी के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी, जो स्टार्टिंग थी, जो इसकी एक समझ थी, वो पढ़ी है। अब इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो रोक के उसको देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी टेट बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है। टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, रिवीजन अच्छे से करेंगे तो पेपर अच्छे से हमारा होगा। बस इसी एक राय के साथ में आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।